हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज जैसा कि आपके समझ लिखा हुआ है, आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय कृषि। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते आज एक ऐसे टॉपिक को हम आपको पढ़ाएंगे जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इस टॉपिक में बेहतरीन तरीके से हम आपको यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, जो आप यहाँ पर आपका ये टॉपिक है, इस टॉपिक से बाद में इस टॉपिक में इसमें बहुत क्वेश्चन कराने का भी प्रयास करेंगे और क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिएगा, भारतीय कृषि में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि भारत की कृषि। तो भारत की कृषि में आपका देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कैसा देश है? एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश इसलिए कहा गया क्योंकि भारत के लगभग 70% जो लोग हैं वो किस पे अपनी जीविका निर्भर करते हैं, तो वो कृषि से ही अपना जो है जीवन यापन करते हैं। इसीलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा गया है। यहाँ पर लगभग 75% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से किसके रूप में प्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर है? तो आपका कृषि पर ही निर्भर है। 55% पूर्ण रूप से यहाँ पर जो लोग हैं निर्भर हैं। कितने परसेंट? जो जनसंख्या यहाँ पर 55% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। अब देखिएगा, इसमें जीडीपी में अगर देखेंगे 1951 में कृषि की भागीदारी, मतलब जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जीडीपी में क्या हिस्सा रहा भारत का? तो 52% जो है कृषि का योगदान रहा। और फिर 19-20 में देखेंगे 17.8% आपका कृषि का योगदान रहा। किसमें? जीडीपी में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी सकल घरेलू उत्पाद में। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर यह समझिएगा कि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जीडीपी में जो है कृषि देश का, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद से कृषि में ही सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी उनमें कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो फिर आगे चल के धीरे धीरे इसमें योगदान जो है क्या होता रहा, कम होता रहा। और 2021 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में कितनी रही? तो 19.9% रही है। बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। अब आगे देखिएगा, बात करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों में बांटा है का आकलन किया जाता है? तो 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। यानी कि अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें भी 3 ही क्षेत्र हैं। एक जो होता है प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी और तृतीयक। तो प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है? कृषि आती है, यानी कि जहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि द्वितीयक सेक्टर में क्या है, प्राथमिक सेक्टर में क्या है और तृतीयक सेक्टर में क्या आता है। तो प्राथमिक सेक्टर वो होता है जिस क्षेत्र से हमें दूसरे क्षेत्र के लिए क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है। जैसे कि आपको जो है गेहूं, चावल, ये आपको प्राथमिक सेक्टर से मिलते हैं। आगे चल के इन्हीं चीज़ों को दूसरे रूप में जब हम परिवर्तित कर देते हैं, मिलों में ले जा कर के उसका आटा बनाते हैं या उसे ब्रेड बनाते हैं, चावल से अन्य चीज़ें बनाते हैं, तो ये आपका औद्योगिक क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन कृषि है, मत्स्य पालन है, और जो वन से प्राप्त उत्पाद होते हैं वो सब किस में आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। याद रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग धंधे आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो सेवा क्षेत्र आता है। जो हम सर्विस लेते हैं तो वो क्या आता है? सेवा क्षेत्र होता है। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि जो है तृतीय क्षेत्र के में कौन कौन से क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आता है। तृतीयक में क्या आता है? सेवा क्षेत्र। द्वितीयक में क्या आता है? उद्योग। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है। पहले इतने पॉइंट याद होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, इसको एवरेज में भी देख सकते हैं। अगला देखिए, बात करते हैं यहाँ पर, तो आगे की हम बात करते हैं। तो देखिएगा, भारत में क्या लिखा? भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र। भारत के जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में? 15 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 भाग यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। गेहूँ
एक कैसी फसल है, शीतोष्ण यानी ठंडी के मौसम में ये फसल अच्छी होती है और आपका सर्दी की ऋतु में ही उपयोग में आता है। धान एक ऐसा उष्णकटिबंधीय पौधा है, अतः ये गर्मी के मानसून के समय उगाया जाता है। आपको ऐसे नॉर्मली पता है कि गेहूं क्या है, रबी की फसल है, और धान क्या है, खरीफ की फसल है। तो गेहूं के लिए जब ये फसल तैयार होने वाली होती है उसमें ठंडी चाहिए, और जब जो है आपका धान की फसल रोपाई उपाई होती है तो उसमें क्या चाहिए आपको, वहाँ पर गर्मी की। अब जैसे इतने समय है तो आपकी धान की रोपाई होने का समय आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो है कुल कितने जलवायु के आधार पर योजनाओं के ने भारत को कुल कितने 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अब देखो 15 कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका पश्चिमी हिमालयी भाग है, पूर्वी हिमालयी भाग है, निचला गंगोत्री मैदान है, मध्य गंगाई मैदान है, उच्च गंगोत्री मैदान है, पार मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी तथा पर्वतीय क्षेत्र है, केंद्रीय पठार है, पर्वतीय क्षेत्र है, पश्चिमी पठार है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुल आपके समक्ष क्या लिखा हुआ है, 15 जलवायु क्षेत्र हैं। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो आपके ऑप्शन होता है 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं या 8 हैं। तो याद रखिए कितने जलवायु क्षेत्र हैं, 15। ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पौधे के उपजाने के लिए जो विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इनका क्षेत्र अलग अलग रूप में बटा हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, आगे हम बात करते हैं तो क्या है कि यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो है भारतीय जो कृषि है उसके समझ कुछ प्रकार की समस्याएं हैं। अब वो कुछ प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार से कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कृषि में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा मानसून पर अत्यधिक निर्भर। पहली बात, भारतीय कृषि की पहली समस्या क्या है, क्योंकि यहाँ पर मानसून पर निर्भर होता है। क्यों निर्भर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो जब बारिश होती है तभी बोई जाती है। जैसे धान की फसल है पूर्ण रूप से किस पे, बारिश पर ही निर्भर है। उसको ट्यूबवेल के माध्यम से या अन्य सिंचाई के साधनों के माध्यम से बहुत उपजाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें लागत बहुत अधिक आएगी। इसलिए जो है भारतीय कृषि को सीधा जो है मानसून का जुआ भी कहा गया है। मानसून का जुआ इसलिए कहा गया है कि अगर जो है बारिश अगर अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, अगर बारिश अगर अच्छी नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं होती है। दूसरा है कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना, यानी कृषि में क्या होता है, भारत का अधिकतर किसान अशिक्षित है और पुराने तरीके से ही कृषि करता है। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि भारत में जो किसान हैं वो किसान ज़्यादा शिक्षित तो होते नहीं, और अगर वो शिक्षित नहीं होते हैं तो वो परंपरा तरीके से ही कृषि करते हैं। परंपरा तरीके का मतलब होता है कि वो नई टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, या नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो जो पुरानी तरीके से कृषि करते चले आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर ही कृषि करते हैं। तो इसीलिए ये भी एक भारतीय कृषि की क्या है, एक समस्या है। तीसरा है कृषि जोतों का आकार छोटा। भारत में 2/3 जो है किसानों के पास केवल कितनी भूमि है, 1 हेक्टेयर से भी क्या है, 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। तो ये समस्याएं होती हैं भारत में कृषि की। अगर देखिएगा बीज का निम्न गुणवत्ता, यानी कि भारत के जो बीज हैं, यानी फसल बोने के लिए बीजों का भी अच्छा होना अनिवार्य है, क्योंकि बीज अगर अच्छे होंगे तो फसल ज़्यादा होगी। लेकिन भारत में क्या है, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का अभाव है, इसलिए भारत की कृषि के लिए एक क्या है, एक समस्या है। भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है और यहाँ पर निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग किए जाते हैं, जिस कारण से पैदावार बहुत कम होती है। इसको भी याद रखना है। अगला है भंडारण की पर्याप्त सुविधा। तो भंडारण की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण भी बहुत सा अनाज क्या होता है, सड़ जाता है। आप देखते हो कि जैसे बारिश हुई, अनाज जो मिलों में है या जैसे मतलब कि कहीं अगर खरीदा गया है सरकार के माध्यम से, तो वो क्या होता है कि बारिश हुई वो भीग गई, तो वो फसल जब भीग जाते हैं अनाज, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं।
तो इसलिए भारत में एक भंडारण की जो है बहुत बड़ी एक समस्या है, इसलिए भी जो है अनाज की क्या होती है, बर्बादी होती है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अब देखिएगा, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर ऋतुओं के आधार पर फसलों का जब वर्गीकरण देखेंगे, तो यहाँ पर ऋतुओं के आधार पर जब फसलों का वर्गीकरण देखेंगे तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पर लिखा है ऋतुओं के आधार पर। क्या लिखा है? ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण, ठीक है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले सबसे पहले आप देखेंगे क्या है, रबी की फसल। कौन सी फसल है? रबी की फसल। दूसरी कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। और तीसरी फसल कौन सी है? जायद की। तो भारत में 3 ही प्रकार की कृषि होती है, एक रबी की फसल होती है, दूसरी आपकी खरीफ की फसल होती है, तीसरी आपकी कौन सी? जायद की फसल होती है। तो 3 प्रकार की जो फसलें होती हैं उसमें देखिएगा, इसका बुआई का समय क्या है, कटाई का समय क्या है, और प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जो रबी की फसल होती है ये कब हो जाती है? अक्टूबर नवंबर में, यानी जब हल्की है ठंडी होती है तो उस समय ये बोई जाती है, और जब थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लगती है तो उस समय वो फसल काटी जाती है। यानी कि इसके इन बीजों को बोने के लिए थोड़ी टेम्परेचर जो कम होना चाहिए और पकते समय टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कौन कौन सी फसल है, और ये काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो रबी की फसल शीत ऋतु की फसल है। अब देखिए, यहाँ पर गेहूँ है, जौ है, सरसों है, चना है, मटर है और आलू है। तो ये फसलें किस प्रकार की फसलें हैं? ये आपकी कैसी हैं? तो रबी की फसलें हैं। आपके यहाँ पर देखिएगा, खरीफ की फसल कौन होती है? खरीफ की फसल जो फसल जून जुलाई में आपकी बोई जाती है। जैसे आपका जो है अगला महीना जून का है, तो जून में ये फसल बोई जाएगी। आपको जैसे पता है कि धान की रोपाई, तो धान की बेड़ की बुआई हो रही है, अब उसकी आगे अब रोपाई होगी, तो धान की रोपाई होगी। तो ये कैसी फसल है? खरीफ की फसल। तो धान गेहूं को जरूर याद रखिएगा, बाकी चाहे थोड़ा भूल जाएं, क्योंकि आगे आपका लेखपाल का पेपर लगा हुआ है, उसमें यहाँ पर कृषि से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा, कटाई में कब होती है? नवंबर दिसंबर में होती है। यानी ये बुआई कब होती है? जून जुलाई में होती है, और इसकी कटाई कब होती है? नवंबर दिसंबर में होती है। खरीफ की फसल मुख्य रूप से मानसून ऋतु की फसल है। यानी कि अगर मानसून अगर अच्छा है तो खरीफ की फसल अच्छी होगी, और अगर मानसून सही नहीं है तो खरीफ की फसल अच्छी नहीं होगी। अभी हमने बताया है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहा गया है, क्योंकि अगर मानसून अच्छा रहा तो फसल अच्छी, अगर मानसून अच्छा नहीं तो फसल अच्छी नहीं होगी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिएगा, इसमें धान है, आपका बाजरा है, आपका कपास है, आपका जूट है, गन्ना है और मक्का। तो यहाँ पर गन्ने को अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप धान को याद रखिएगा और कपास को याद रखिएगा। सीधा सीधा ये फसलें पूछी जाती हैं, खरीफ की फसलें हैं या रबी की फसलें हैं। अब देखिएगा, जायद की फसलें होती हैं, इनको गर्म फसलें भी बोला जाता है। और जायद की फसल जो होती है, बुआई कब होती है? मार्च में होती है। कटाई कब होती है? जून में होती है। और जायद फसल रबी तथा खरीफ फसलों के बीच के सूखे मौसम में उगाई जाती है। तो इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी और ये खीरा आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देख लिया है कि मौसम के आधार पर कौन कौन सी फसलें होती हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधा हम बात करेंगे किस प्रकार की फसलों के। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर पहले ये थोड़ा साफ करते हैं ताकि जो है आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ताकि ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। और अगर 1-2 बार इस टॉपिक को आप पढ़ लोगे तो इस टॉपिक से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन क्या होंगे? आपको याद हो जाएंगे, और इससे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकोगे। अभी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला देखिएगा, यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर आपका कृषि हो गए, तो अगले हम बात करते हैं कृषि के प्रकार, यानी कृषि कितने प्रकार की होती है।
तो कृषि जो यहाँ पर आप देखेंगे, कृषि के प्रकार में आप देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार में आप देखिएगा यहाँ पर आप पहला है झूम कृषि। क्या लिखा हुआ है? झूम कृषि। तो ये झूम कृषि जो होती है प्रायः कहाँ होती है? पूर्वोत्तर राज्यों में होती है और पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें पहले पेड़ पौधों को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है। जब वह मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है तब आगे पेड़ पौधों को काटकर उन पर कृषि की जाती है, इसीलिए कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखिएगा, झूम कृषि कहो चाहे इसको स्थानांतरित कृषि कहो, और ये कहाँ होती है याद रखिएगा, ये कहाँ पर होती है? पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में होती है। पूर्वोत्तर में जैसे आपका असम है, क्या है? असम है, आपका क्या है? मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम है, मणिपुर है, इन क्षेत्रों में ये झूम कृषि आपकी की जाती है। और झूम कृषि की जो है जुताई कभी गहरी नहीं की जाती है, हल्की की जाती है, और यहाँ पर जो है पत्तियाँ हैं जो होते हैं उनको जला वला करके इस पर खाद तैयार की जाती है, उसी पे ही ये कृषि की जाती है। और एक बार फसल उगाने के बाद उसको क्या किया जाता है? स्थान को छोड़ दिया जाता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, याद रखना है। अगला है सीढ़ीनुमा कृषि। तो सीढ़ीनुमा कृषि खेत पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों के ढलाव भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। इस प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो आपको झूम कृषि पता चल गई, आपकी सीढ़ीनुमा कृषि पता चल गई। अब आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आगे हम बात करेंगे तो विभिन्न कृषि क्रांतियों की बात करेंगे। तो विभिन्न कृषि क्रांतियाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से किस फसल से कौन सी क्रांति संबंधित है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर कृषि क्रांति की बात करें तो सबसे पहले आप हरित क्रांति के बारे में थोड़ा समझिएगा कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नवीन नीति थी, जिसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। यानी कि खाद्यान्न फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया? अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, उसे क्या कहा गया है? हरित क्रांति कहा गया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहोगे हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न के उत्पादन से है, उसमें उन्नत किस्म के या हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया है। अब देखिएगा 1965 में यूएसए प्लस मैक्सो में क्या हुआ था? हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, और नॉर्मन बोरलॉग भी इन्हें मिल चुका है। तो नॉर्मन बोरलॉग याद रखिएगा, हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। अब भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966 में हुई थी। इतना पॉइंट आपको याद कर लेना। और हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है। बाद में हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ा है और गेहूं का उत्पादन 5 गुना बढ़ा है। तो याद रखिएगा हरित क्रांति का प्रभाव, ये पहली हरित क्रांति है। और दो हरित क्रांति भारत में प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले पंजाब वाले क्षेत्र में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी और 2 ही क्षेत्रों में ये सफल हुई और थोड़ा कम सफल हुई। इसके कारण इसमें बीज और उनकी चीज़ों का ज़्यादा उन्नत किस्म का प्रयोग किया गया था, और जो है इसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी किया गया था, इसलिए हरित क्रांति ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। तो इसलिए इन कृषि क्रांतियों को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कुछ कृषि क्रांतियाँ हैं। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? अभी हमने बताया हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न के उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादक से है। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है, यानी मछली के उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली के उत्पादन से है। और बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाला के उत्पादन से है। यहाँ पर सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है?
फलों के उत्पादन से, और रजत क्रांति अंडा के उत्पादन से, और यहाँ पर काली क्रांति का पेट्रोलियम उत्पादन से, गोल्ड क्रांति का आलू के उत्पादन से। तो ये सारी कृषि क्रांतियों को आप एक सरसरी नज़रें पढ़ लीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, चाहे पूछ दिया जाए गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, किसके उत्पादन से है, ठीक है, या रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो ये सारे प्रश्न आप अच्छे से इनको सॉल्व कर सकें। और लास्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा इंद्रधनुषी क्रांति, तो देखिएगा यहाँ पर इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि जो इंद्रधनुषी क्रांति है इसमें हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया किसमें, इंद्रधनुषी क्रांति का। समझ लीजिएगा कि सभी जितनी भी कृषि के क्षेत्र में क्रांतियां हुई उन सभी को एक साथ लेकर के चलने का जो क्रांति चलाई गई थी उसे इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में अगर कार्य किया जाएगा तो हो सकता है दूसरा क्षेत्र पीछे रह जाए, तो सभी को साथ लेके चलने के लिए यहाँ पर इंद्रधनुषी क्रांति चलाई गई थी। इतने पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बात करते हैं कि आप देखिएगा भारत की प्रमुख फसलें। तो भारत की प्रमुख फसलों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इस पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम इस पे बात करते हैं तो देखिए क्या लिखा भारत की प्रमुख फसलें। तो पहली फसल क्या है, चावल है। चावल भारत की प्रमुख क्या खाद्य फसल है। भारत में विश्व का 21.7% चावल का उत्पादन करता है। अब भारत में देखेंगे पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है भारत में, और विश्व में देखेंगे तो चीन जो है पहले नंबर पे है। यानी कि पूछा जाए चावल के उत्पादन विश्व में किसका पहला स्थान है, चीन। और भारत में पहला स्थान किस राज्य का है, तो किसका है, तो पश्चिम बंगाल का है पहला स्थान। अगला केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो कटक में स्थित है। और गेहूं, विश्व में गेहूं के उत्पादन में भी चीन के बाद भारत का क्या है, दूसरा स्थान है। अब भारत में विश्व के लगभग 12% गेहूं का उत्पादन करता है। अब भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और विश्व में चीन, ठीक है। और प्रति हेक्टेयर के में देखेंगे तो पंजाब जो गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। आगे बात करते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। अब इसको एक दो और बचे हुए हैं तो उसको भी यहाँ पर हम तुरंत जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्नों को करा देंगे अगले दिन। तो फिलहाल अभी आज देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भारत का जो है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो लिखा भारत की प्रमुख फसलें। तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान किसमें है, तो गेहूं के उत्पादन में है, गन्ने के उत्पादन में है, आलू के उत्पादन में और मसूर के उत्पादन में। जबकि राजस्थान का पहला स्थान किसका है, बाजरा के उत्पादन में और सरसों के उत्पादन में। अब देखिएगा रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड का पहला स्थान है। भारत में केरल पहले स्थान पे है रबड़ उत्पादन में। गन्ना का उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान में है और भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। चाय के उत्पादन में चाइना का पहला स्थान है और असम का भारत में पहला स्थान है। और यहाँ पर सोयाबीन में अमेरिका पहले स्थान पे है और मध्य प्रदेश भारत में पहला स्थान पे है। कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पे है और कर्नाटक भारत में पहला स्थान पे है। दालों के उत्पादन में भारत ही विश्व में पहले स्थान पे है और मध्य प्रदेश का भारत में विश्व में पहला राज्य है जो ज़्यादा जहाँ पर उत्पादन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं तो आपके इस तरीके से यहाँ पर आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आप जो है कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देख लीजिएगा कि भारत में अभी जो कराया है उसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में चावल की अभी हमने बताया कि कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में पहले स्थान पे है। अगला क्वेश्चन भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, अभी बताया 4 ऑप्शन है आपके, तो यहाँ पर चावल क्या है, प्रमुख खाद्य फसल है। अब भारत में हरित क्रांति को किस मामले में सर्वाधिक सफल रही, तो किस में रही, अभी बताया गेहूं और चावल के मामले में हरित क्रांति आपकी ज़्यादा सफल रही। इसी तरीके से आपके जो है यहाँ पर देखिएगा आपका भारत क्या कह रहा क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में कह रहा है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है या जे.एस. थॉमस को माना जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताया कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। जबकि विश्व में किसको माना जाता है, तो विश्व में यहाँ पर देखेंगे तो विश्व में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर किसको माना जाता है, तो यहाँ पर किसको माना जाता है, अभी बताया है
भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन आर्नेस्ट बोरलॉग है। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। और झूम एक क्या है? अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कह रहा झूम एक क्या है? तो झूम अभी हमने बताया क्या है कि यानी कृषि का एक क्या तरीका है जो स्थानांतरित कृषि कहलाती है, उसी को क्या कहा जाता है? झूम कृषि भी कहा जाता है। अगला है आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन और कर लीजिएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो अभी बताया दुग्ध के उत्पादन से है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में अभी आपका हमने बताया किसका? तो चावल का अधिक होता है। और लास्ट है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो अभी हमने बताया किसमें? तो उत्तर प्रदेश में। अब देखिएगा ये आपके सारे क्वेश्चन हमने आपके क्या करा दिए हैं? सॉल्व करा दिए हैं। अब इनको अच्छे से आप जो है क्या कर लीजिएगा, एक बार सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। और अगर नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को पुनः देखिएगा। इससे क्या होगा कि आप जो है प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये एक कृषि का छोटा टॉपिक था, तो इससे क्या होगा, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न आप सॉल्व कर लोगे। इसी के अब और हाँ, कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। ये जो है आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें। मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।